हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए एक ऐसा जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे जो कि एमटीएस हवलदार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। जो एमटीएस हवलदार की शिफ्टों में सवाल छपेंगे, उन्हीं सवालों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 55 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और आज से 17 दिन बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से समय बहुत कम है। तो जितना भी समय बाकी हो रहा है, इसमें हम जितने भी एसएससी के पिछले सालों में एग्जाम हुए सभी सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से हम कुछ नए सवाल को नहीं देखेंगे, लेकिन जितना महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो एक्सपेक्टेड सवाल बनेंगे, उन सवालों को हम इन 17 दिन में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्लास में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे तैयारी हमारी और भी अच्छी होगी। तो इस क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं पेपर के लिए, वो प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार के पेपर में रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं और जीके से 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं। 90 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास 90 मिनट का टाइम रहता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, यानी माइनस मार्किंग होगा। लेकिन ये माइनस मार्किंग केवल जीके 25 क्वेश्चन से रहते हैं और इंग्लिश 25 क्वेश्चन से रहते हैं। लेकिन जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ का जो 20 क्वेश्चन रहता है, यानी पहले सेक्शन में आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं रहता है। ये बात याद रखें, यानी आप रीजनिंग मैथ में 40 के 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपका सही हो चाहे आप गलत हो। तो जिस लेवल के सवाल हमेशा एमटीएस हवलदार के पेपर में पूछे थे, हूबहू ऐसे ही प्रश्नों का पेपर आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप 4 फरवरी के लिए इस क्लास में एंट्री किए हैं, यदि आपने पहले क्वेश्चन को देखा है तो लास्ट 55 क्वेश्चन को देखा है। इससे क्या होगा कि आप जब अपने पेपर में बैठेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये आपकी आदत बनी रहेगी कि हमें एक से लेकर पूरे लास्ट क्वेश्चन तक जाना ही जाना है। तो इसलिए साथ ही इस क्लास में आप पूरे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें खुद से, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एमटीएस हवलदार के लिए डेली क्लास सुबह 8 बजे हो रही है और एक शाम 7 बजे हो रही है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? बताइए, टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो ये रूस देश में पाए जाते हैं टैगा वन। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर तो यूपी है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसे 1956 में पारित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितने मीटर की होती है? फुटबॉल मैच में टच लाइन की जो अधिकतम लंबाई होती है वो कितने मीटर में होती है? बताएंगे आप लोग। तो ये 110 मीटर की अधिकतम लंबाई में होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, जो हाफ मैन कप है ये किस खेल से संबंधित आती है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा और इस सवाल का राइट आंसर दिए, हल करिए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों, इनमें से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो इनमें से कौन सी जनजाति सिक्किम की है बताइए? तो भूटिया जनजाति ये सिक्किम की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मेन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है, जिससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो जीके जीएस करंट अफेयर का आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है पेपर में बैठने से पहले, और इंग्लिश से पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है। यानी 20 टेस्ट आपको पूरे जीके जीएस करंट अफेयर का मिलेगा और इंग्लिश का पूरा 20 टेस्ट मिलेगा। यानी टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे और ये 1000 क्वेश्चन पेपर में छपने वाला प्रश्न होगा। यदि आपने इस पूरे 1000 क्वेश्चन को लगा लिया और पूरे 40 टेस्ट को लगा लिया, तो मेरा मानना है कि ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। लगभग पूरी तैयारी हो जाएगा, प्लस सभी क्वेश्चनों से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में किस तरह के सवाल आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, अभी आपको किस लेवल की तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत कम है। इन्हीं 17 दिनों में आपको पूरी 1000 क्वेश्चन तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से। इन्हें 40 टेस्टों में आपको पूरी 1000 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और ये टेस्ट मात्र आपके लिए हमने एग्जाम से पहले 50 रुपीज़ का कर दिया। ये दाम मत देखिए, आप क्वेश्चन देखिए और उसमें क्वेश्चनों का लेवल चेक करिएगा। बिल्कुल जैसे एमटीएस हवलदार के पेपर में सवाल आने वाले, वैसे ही सवालों का ये टेस्ट आपके लिए हमने तैयार किया। एक एक क्वेश्चन देख देख के साथ ही तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, पीडीएफ के रूप में आपको ये टेस्ट मिलेगा। जैसे ही आप पे करेंगे, टीम आपको तुरंत भाई ये टेस्ट दे देगी। हम उनसे कह दें कि इसमें आपको समय नहीं लेना है, जैसे ही स्टूडेंट मैसेज करेंगे तुरंत आपको वो टेस्ट प्रोवाइड करना है। तो इसलिए भाई पेपर में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करके ये टेस्ट अपने पास मंगाइए और 1000 क्वेश्चन पूरा तैयार करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? जैसे उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार भी करता है, लेकिन असम राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? टोटल 4 राज्यों से लगती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्य दर्शन से एमटीएस हवलदार के पेपर में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल। इस बार भी आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्कन का जो पठार है किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो ये नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो साथियों इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कोचीन पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथियों याद रखिए वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? जैसे चिनाब नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी, लेकिन गोमती नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो एक बताइए दोस्त कि लावड़ी जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए, लावड़ी नृत्य है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? कमेंट सेक्शन बताइए। गुड़ी पड़वा तो आपने बता दिया कि महाराष्ट्र से संबंधित, लेकिन लावड़ी बताइए किस राज्य से संबंधित है? कमेंट सेक्शन बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये मणिपुरी राज्य के लिए जानी जाती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था।
बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, जो तवा बांध है किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1999 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है आईएमओ का हेडक्वार्टर। तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए। तो यहाँ से आप देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन को देखें। तो बताइए कि पहले 25 क्वेश्चन जीके से आप सभी के कितना स्कोर रहा पहले पोर्शन में? सभी बताएंगे भाई। उम्मीद करूंगा 18 प्लस तो आपने स्कोर जरूर किया होगा भाई। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश के देखेंगे हम लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। विग्रस का पर्यायवाची शब्द बताइए। विग्रस का मतलब क्या होता है? ताकतवर होता है। विग्रस का मतलब होता है क्या भाई? ताकतवर होता है, ऊर्जावान होता है। क्या होता है? ऊर्जावान होता है। तो इसका अब हमें समानार्थी शब्द बताएं। एकेडमिक का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक होता है। एनर्जेटिक हो सकता है भाई, क्योंकि एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द बताना होता है। यानी भाई विग्रस का जो सिनोनिम्स होगा ना आपका परफेक्ट बी ऑप्शन एनर्जेटिक बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद गार्डेड का बताइए मतलब क्या होता है? गार्डेड का मतलब क्या होता है? संरक्षित होता है। गार्डेड का मतलब क्या होता है? संरक्षित होता है। फ्यूरियस का मतलब जो उग्र होता है, जो बहुत गुस्सैल होते हैं भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन विग्रस का सिनोनिम्स एनर्जेटिक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स एंटोनिम से कम आपके पेपर में 6 से 7 सवाल हर शिफ्ट में आएगा भाई। इतना सवाल पूछेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम से। तो कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम बताइए। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए भाई। फार्मेशनल मतलब क्या होता है? परिवर्तनकारी होता है। क्या होता है? परिवर्तनकारी होता है। ध्यान रखिएगा। रिवर्स मतलब क्या? उल्टा होता है। ये तो भाई इसका क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो जाएगा। सिमिलर हो सकता है भाई। सिमिलर मतलब विपरीत मतलब समान, यानी सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी का जो एंटोनिम होगा वो सिमिलर हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे होता है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो रहा है। कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम सिमिलर। अगला सवाल कॉल करिए जरा। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सोचिए समझिए, उसको राइट आंसर दीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे नीडेड ए आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। यानी उन्हें हर एक प्रश्न का एक एक उत्तर चाहिए था भाई। इसमें जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है भाई। कॉम्परेटिव सुपरलेटिव की जरूरत नहीं इसमें एडजेक्टिव क्या होना चाहिए भाई? सटीक क्या होना चाहिए? प्रीसाइज होना चाहिए भाई। प्रीसाइज, क्योंकि उन्हें हर एक प्रश्न का एक एक उत्तर चाहिए था भाई। यानी सटीक उत्तर चाहिए था हर एक प्रश्न का। यानी दे नीडेड ए प्रीसाइज आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यदि हम प्रीसाइजर की बात करेंगे तो एक गलत वर्ड ही भाई। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल जो एग्जैक्ट क्लियर होगा, सटी होगा ना, वो प्रीसाइज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। मैग्निफिसेंट का सही स्पेलिंग बताइए भाई, क्या बनेगा? मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे भव्य, शानदार, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो क्या होगा मैग्निफिसेंट का राइट स्पेलिंग?
MAGNIFICENT क्यों होता है, लेकिन आप देखिए एफ आई दे रखा है भाई, FICENT MAGINIFI इसमें देखिए ई दे रखा है, लेकिन ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा भाई, इसमें क्या होता है, आई नहीं होता भाई, केवल MAGNIFICENT होता है, लेकिन यहाँ देखिए आई दे रखा है, तो इस तरह से सी ऑप्शन इस वाला का राइट स्पेलिंग है। ओके, हम भी कंफ्यूज हो रहा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वॉल्स ऑफ द मैरिज हॉल वर कवर्ड बाई ब्यूटीफुल पर्पल कर्टेन्स। बताइए भाई, जैसे विवाह मंडप की दीवारें सुंदर बैगनी पर्दों से ढकी हुई है, लेकिन आप सभी को केवल किसका बताना, कवर्ड का मतलब बताना है। इसके लिए क्या और दूसरा ऑप्शन बन सकता है, बताइए। जब किसी सतह की किसी चीज़ को ढका गया है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कवर्ड बाई लगाते हैं कि कवर्ड विथ लगाते हैं, बताइए। जब किसी सतह की किसी चीज़ से ढका गया हो तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कवर्ड विथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखिए कवर्ड बाई दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, कवर्ड बाई की जगह क्या होना चाहिए, कवर्ड विथ होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेस्ट का विलोम शब्द बताइए। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी होता है। क्या होता है, जल्दबाजी होता है। उसके बाद या तो उतावलापन भी बोल सकते हैं, क्या उतावलापन भी बोलते हैं हेस्ट का मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो, स्पीड हो सकता है। क्या स्पीड मतलब क्या होता है, गति होता है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। डीले मतलब विलंब, बिल्कुल जल्दबाजी, इसका उल्टा क्या होगा, डीले यानी विलंब हो जाएगा भाई। डीले मतलब क्या होता है, विलंब, विलंब, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट बैठेगा। ट्विस्ट मतलब क्या होता है, ट्विस्ट मतलब मोड़ होता है भाई। ठीक है, क्विक मतलब क्या होता है, शीघ्र, क्विक मतलब शीघ्र। तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज विजडम विथ द यंग जनरेशन। मतलब बताइए, अच्छा सवाल है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता युवा पीढ़ी के साथ क्या की भाई, शेयर किया यानी साझा किया। तो बताइए क्या हो सकता है। द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज, तुच्छ, ट्राइबल मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है भाई। कोई अपना जो थॉट रहेगा तुच्छ के रूप में तो शेयर नहीं करेगा, सगैसियस के रूप में, यानी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता युवा पीढ़ी के साथ साझा किया था, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बैठेगा। सगैसियस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता है, ध्यान रखिएगा। एफीमेरल का मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर होता है। क्या होता है भाई, क्षण भंगुर होता है, तो ये नहीं होगा भाई। फ्री वॉलास का मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है। फ्री वॉलास का मतलब तुच्छ होता है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बैठेगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, खासकर एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड होगी तो पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी। और आप जानते हैं कि अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से साथ में करें, लगातार तैयारी करें, तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, तो इसलिए भाई एमटीएस हवलदार के पल पल अपडेट के लिए और पल पल क्लास के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। क्लियर एज अ मड मतलब कि क्लियर एज अ मड, इडियम मुहावरा आप सभी को बताना है। क्लियर एज अ मड मतलब जैसे कि एक व्यंग्यात्मक, जैसे कि आप सार्केस्टिक बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कि आप कुछ बहुत ही स्पष्ट समझने में कठिन होना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि कुछ बहुत ही स्पष्ट था जिसने समझने में बहुत कठिन होगा, यानी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, सीधा सीधा। क्लियर एज अ मड का जो इडियम होगा वो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। एक व्यंग्यात्मक जिसे आप सार्केस्टिक बोलते हैं, कटु निंदापूर्ण। ओके, अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बनेगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। यस इज नॉट बेटर देन हर्ष। भाई आप सभी को सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री में करना है। बताइए, आप सभी सॉल्व राइट आंसर सॉल्व करिए भाई।
सभी दोस्त बोलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जैसे यस इज नॉट बेटर देन हर्स, एक प्रकार का एक ऐसा सेंटेंस, कॉम्परेटिव सेंटेंस यानी तुलनात्मक सेंटेंस है। तो साथ ही इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पे क्या, यस इज एज गुड एज आपका हर्ष हो सकता है कि नहीं, यानी यस इज एज गुड एज हर्ष होगा भाई। यस भी हर्ष जितना ही अच्छा, जैसे यहाँ पे यस इज नॉट बेटर देन हर्ष, यानी यस जो है वो हर्ष से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यस इज एज गुड एज हर्ष, यानी यस भी हर्ष जितना ही अच्छा है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा। राइट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कैरुजुअल का राइट स्पेलिंग बताएं। कैरुजुअल का मतलब होता है ना, यह बच्चों की घूमने वाली एक सवारी होती है। जैसे हम मेले में देखते हैं कोई केवल बच्चों के लिए सवारी बनी थी, केवल उस पर बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कैरुजुअल बोलेंगे। लेकिन इसका राइट स्पेलिंग जानते हैं क्या होता है, CAROUSEL होता है, CAROUSEL होता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। अब देखिए यहाँ से मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। 6 वर्षों के लिए 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार लेगी राशि 4000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। साधारण ब्याज पूछा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ दिया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होते हैं, यानी 4000। ठीक, रेट हमेशा परसेंटेज में 3% दिया है, टाइम 6 वर्ष दिया है, तो टाई की जगह 6 रख दीजिए, बटे में 100 कर दिए। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 40 दिया 120, 120 छक्का 720। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट, पहाड़ा ऐसे याद होना चाहिए भाई, तभी तो पेपर क्रैक होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक दुकानदार 20 केक का बेचकर 4 केक का विक्रय मूल्य अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एक दुकानदार 20 केक बेचकर केवल 4 केक का ही सेलिंग प्राइस अर्जित कर रहा है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जब आप 20 केक बेच रहे हैं तो मान लीजिए आपके पास 20 केक है, ठीक है, तो आपने 4 केक का ही विक्रय मूल्य लाभ के बराबर कमा रहे हैं, लाभ बराबर होता है। आप जानते ना 4 केक का विक्रय मूल्य जो है लाभ के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 16 केक ही उसका लागत था भाई, जिन पर 4 केक का लाभ हुआ है भाई। दिमाग लगाइए, यदि आपके पास 20 केक है और आप 4 केक का ही विक्रय मूल्य लाभ के बराबर कमा ले रहे हैं भाई, तो इसका मतलब है कि 16 केक ही उसका असल लागत था भाई, जिन पर 4 केक का लाभ होगा। लाभ कैसे निकालें, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, 4/16। 1 सेकंड पहले आप 20 में से माइनस को 4 को हटा दिए, 16 हो जाएगा। तो ऐसे 4 केक तो आपको लाभ हो रहा है बेचने पर ही, तो 4/16 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 4 एकम 4 4 का 16, 4 एकम 4 25%, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25% का। सिंपल सा, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का डाउट। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या बनेगा। किस राशि पर 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹240 का साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा। यानी भाई इसमें तो हमें शायद प्रिंसिपल पूछ रहा है, साधारण ब्याज देकर, रेट देकर, टाइम देकर प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला आता है। SI यानी साधारण ब्याज 240 दिया है, प्रिंसिपल पूछा इस बार, रेट हमेशा परसेंटेज में 16% दिया है भाई, टाइम 2 वर्ष यानी टी की जगह 2 रख दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। अब देखिए अच्छी तरीके से, 2 एक कम 2, 2 का भाग 240 में देंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24 यानी 120 बार में। उसके बाद 16 का भाग 120 में जाएगा क्या, बताएंगे आप सभी भाई। तो 120 का गुणा हमें 100 में करना पड़ेगा भाई, है ना, उसका 16 का भाग करना पड़ेगा। 1 सेकंड से और छोटा हम करते भाई, तो ऐसा करते कि हम डायरेक्ट पहले 16 से काटते भाई। देखिए 16 कम 16, 16 का पहले हम भाग दें 240 में, 16 कम 16, फिर 24 में 16 करें 8, 16 25, ये देखिए 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए आसान हो सकता है, 15 गुणा 16 में करेंगे तो 1500 आ जाएगा,
उसके बाद 2 का भाग भी करना पड़ेगा, यानी 1500 का आधा कितना होगा, 750 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर सी 750 हो जाएगा भाई। अब सभी को समझ में आया? इस तरह से आप सभी सवालों को हल करेंगे जब इस तरह के सवाल आएगा पेपर में। तो अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में किया गया। तो साथियों, बीच में एक सवाल का आपको राइट आंसर देना, वो सवाल हम बिल्कुल भी छुएंगे नहीं, उसे आपको होमवर्क में बताना है। वो सवाल सबको हल करना है, लेकिन वो उसे आप होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे ये सवाल देखिए, प्लस भाग को बदलना है आपस में, उसके बाद गुणा और माइनस को भी बदलना है इसी समीकरण में भाई, उसके बाद हल करना है बॉडमस के नियम अप्लाई करके। देखिए 48 गुणा है तो गुणा को किस में बदलना है भाई, गुणा को माइनस बदलना है, तो गुणा की जगह माइनस रख देंगे। 16 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को किस में बदलेंगे भाई, गुणा में। 20 के बाद देखिए भाग है तो भाग को तो प्लस में बदलना है, भाग की जगह प्लस रख देंगे। 11 प्लस है तो भाग में भाग 7 हो जाएगा। ये समीकरण तैयार, इसमें बॉडमस में लगा दिया जाए। 48 - 16 गुणे 20 प्लस 7 का भाग 21 में देंगे 3 बार में, ठीक। 48 - 16 गुणे 20, 16 दूना 32 यानी 320 प्लस 3, ये देखिए ये प्लस 3 है, ये प्लस 48 है, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 में से आपको 320 को घटाना है भाई, यानी पहले तो माइनस का साइन हम लोग लगा देते हैं भाई, क्योंकि देखिए 51 आपका छोटा है, 320 बड़ा है, यानी 320 में से 51 घटेगा, लेकिन पहले माइनस का साइन लगेगा। तो भाई 320 में से यदि हम लोग 51 घटा दें कितना आएगा, 10 में से घटा 9, 31 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 31 में से 5 घटा देंगे तो 26 यानी 269 -269 आंसर आएगा। -269 इस सवाल का राइट आंसर नहीं, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया, बहुत अच्छा। तो साथियों, यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या बन रहा है, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। 2 सवाल फिक्स आपके पेपर में, यही वाला सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है 5 है, यानी 5 बराबर 5 आपको लाना, यानी LHS बराबर RHS करना है इस सवाल में आप सभी को, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। पहला ऑप्शन को उठाएंगे नहीं मिलेगा 5 तो दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, उसका तीसरा, किसी न किसी ऑप्शन से आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए अब पहले ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, ठीक। 15 भाग और माइनस को बदलेंगे भाई, जहां जहां भाग हो वहां पे माइनस, जहां माइनस हो वहां पे भाग रखेंगे। 15 गुणा 14 माइनस है तो भाग में रख देंगे भाई 8। आप देखिए सर, एक सवाल है आपके लिए, यदि 8 का डायरेक्ट भाग 14 में नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये आंसर है। जो देखिए डायरेक्ट भाग पूरी तरीके से विभाजित करेगा, और यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 भागे 8, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए 14 का भाग डायरेक्ट 14, 8 का भाग डायरेक्ट 14 में तो जाएगा नहीं, उसके बाद डायरेक्ट 8 काटेगा भी नहीं तो भाई 15 को, तो ये पहला ऑप्शन तो हम चुपचाप को काट देंगे, क्योंकि हमें समय को भी देखना है। अब हम दूसरा ऑप्शन बढ़ेंगे, भाग और प्लस को आपस में बदलेंगे, ठीक। 15 गुणे 14 माइनस 8, देखिए यहाँ से 8 के बाद प्लस है तो प्लस की जगह हमें भाग रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑप्शन बी में चेंज करना है। 12 भाग है तो प्लस में रख देंगे 4, इसको हल करने के बाद हमें 5 चाहिए। अब एक बार फिर से देखिए ना, 12 का भाग डायरेक्ट 8 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, उसका जब बटे में करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का साइन है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं मैच करा है भाई। इस तरह से आपका टाइम बचत करना है भाई, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी देखिए, गुणा और माइनस को बदला जाए भाई, 15 गुणा है तो माइनस बदल लिया, 14 माइनस है तो गुणा में रख दीजिए, 8 + 12 भाग 4, ये देखिए हो सकता है भाई, क्योंकि 4 का भाग डायरेक्ट 12 में जाएगा। 15 - 14 गुणे 8 प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार में, 15 - 14 × 8 112, यानी 14 8 जा 112 प्लस 3, ये प्लस 3 है, ये प्लस 15 कितना, प्लस 18 - 112 कितना होगा भाई, सिंपल सा आपका माइनस का साइन लग जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, देख लीजिए, घटा दीजिए कितना आएगा भाई। लेकिन हमें 5 आंसर चाहिए भाई, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा भाई, क्यों भाई, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा भाई। अब देखिए एक ही सहारा है ऑप्शन डी का, गुणा और प्लस को बदलने पर। 15 गुणा है तो प्लस में रख देंगे, 14 माइनस 8 प्लस है तो गुणा में रख देंगे 12 भागे 4। अब देखिए 15 + 14 -
8 गुणा 4 का भाग 12 में 3 बार में 15 + 14 - 8 × 24। ठीक, 15 24 कितना होता है 29। 29 में से 24 को आप घटा देंगे तो 5 आंसर मिल जाएगा। देखिए यही मिल गया कि नहीं भी 5 = 5। अब सभी को समझ में आया? ऐसे आप सवाल को हल करें, यानी चौथा ऑप्शन दे दिया तो यही में समझ चला जाएगा भाई। ओके, तो प्रैक्टिस करिए भाई। इससे क्या होगा कि आप जल्दी करेंगे तो आपका समय बच जाएगा इस तरह के सवालों में। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यस, एक्स जी, क्यू भी आई, ओ टी के, एम आर एम, उसके बाद अगली संख्या क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आएगा? तो साथ ही जब हमने आपको बताया कि अक्षरों का श्रृंखला है तो आप सभी को पहले केवल अक्षर का कोड करना है। देखिए पहले यस का रिलेशन क्यू से बनाना है, क्यू का रिलेशन ओ से बनाना है, ओ का रिलेशन यम से बनाना है। उसके बाद क्या आएगा? देखिए यस होता है 19, क्यू होता है 17, ओ होता है 15, यम होता है 13। 19 17 - 2 किया है, 17 से 15 - 2 किया है, 15 से 13 - 2 किया है, यानी इसमें लॉजिक -2 का लगा है। तो 13 में से -2 कर देंगे 11। 11 पर कौन अक्षर के आता है? यानी इस सवाल का या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। देखिए केपी दिया है, यानी हम दूसरे अक्षर का कोड नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम तीसरे अक्षर का कोड निकालेंगे। या तो ओ आ जाएगा या तो पी आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप सभी क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए तीसरे अक्षर का कोड निकालेंगे GIKM का। देखिए GIKM, जी होता है 7, आई होता है 9, के होता है 11, एम होता है 13। 7 से 9 + 2, 9 से 11 + 2, 11 से 13 + 2, 13 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 15। 15 में कौन होता है? ओ होता है, KPO हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन अब राइट आंसर आ चुका है, जो कि सी ऑप्शन। ओके, सभी को समझ में आया भाई? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 16 176 संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 21 जो है ना वो 2 से 31 संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 33 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हल करिए भाई। दोस्त मेरे 16 का रिलेशन 176 दिया, पहले इसी रिलेशन को हम चेक कर लेते हैं। बताइए, देखिए यदि हम 16 में 10 का गुणा करें तो कितना आएगा? 160 आएगा। और फिर इसी 16 को इसी में जोड़ दे 160 में तो 176 बन सकता है भाई। यानी पहले 10 का गुणा किया फिर उसी 16 को जोड़ दिया है भाई, है ना। उसी प्रकार देखिए 21 का जो संबंध है ना वो 2 से 31 है। तो दोस्त मेरे 21 का गुणा यदि हम 10 में करते हैं तो कितना आएगा भाई? 210 आएगा। अब 210 में यदि इसी 21 को जोड़ देंगे तो देखिए 231 बन जाएगा। अब सभी को समझ में आया? यानी 10 का गुणा फिर उसी नंबर को जोड़ दे रहा है भाई। तो 33 में पहले हम 10 का गुणा करेंगे, फिर इसी 33 को जोड़ देंगे भाई। 33 दहा में कितना होगा? 330 + 33 कितना हो जाएगा भाई? 363 हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर मैच कर गया। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इस सवाल का राइट आंसर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में यदि हाउस को 67 लिखा जाता है तथा ग्राउंड को 83 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में किचन को कैसे लिखा जाएगा? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल, बस सवाल को देखना है भाई। सभी अक्षर का कोड करिए, उसको जोड़िए, कुछ उसमें से माइनस करिए, तब आपका आंसर मिलेगा। यही सवाल था भाई, सबको हल करना। ये जो सवाल हल किया भाई समझ जाएंगे, उसका कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही माइंडेड वाला ये सवाल है। आपको पेन पेपर का इस्तेमाल करना है इस सवाल को हल करने के लिए। ओके, अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4 - 27 - 58 - 89 - 120 क्वेश्चन मार्क। हल करिए भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या बन रहा है आपके अनुसार? सभी बताएंगे भाई। देखिए 4 से -27 आपको जाना है। तो दोस्त मेरे यदि हम कहें कि आप सभी से -31 में से 4 घटाना, तो आप कहेंगे सर हमारा तो -27 आएगा। यानी इसमें भाई 4 से -27 गया, यानी -31 इसमें किया है। ठीक, जैसे 4 है, -27 है, -58 है, -89 है, -120 है। अगली संख्या में बताना है। देखिए 4 से 27, यानी हम 4 में से -31 करेंगे तब भाई हमारा -27 मिलेगा। उसके बाद -27 से -58 जाना, यानी हम जब -31 करेंगे, -31 कितना होगा? -58 हो जाएगा। प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन लगा रहता है। फिर देखिए जब हम -31 58 -58 -31 करेंगे तो -89 बन जाएगा।
उसी प्रकार -89 से आपको -120 जाना है, तो भाई -31 इसमें कर दीजिए तो भी 120 बन जाएगा। यानी इस बार हमें -120 में से -131 करेंगे, कितना आएगा, जुड़ेगा भाई, जुड़ा लेकिन माइनस का साइन लगा रहेगा भाई, है ना। यानी 20, 31, 51 यानी 151 लेकिन माइनस का साइन लगा रहेगा भाई, 151 -151 यानी इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा -151 हमारा ऑप्शन है, राइट आंसर बनेगा। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए भाई। देखिए एक निश्चित गुण भाषा में ही में ईट राइस को KI MI JI LI लिखा जाता है और सी विल लाइक राइस को NI QI MI PI लिखा जाता है, उसी गुण भाषा में राइस को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्त मेरे केवल आप सभी को राइस का कोड बताना है। जब सिंगल पूछता है तो हम कहते हैं कि आप कॉमन चेक करिए। देखिए पहले वाले में ही मेट इट राइस, राइस है, दूसरे के वाले में देखिए दूसरे वाले में भी राइस है, इसका मतलब कि राइस तो कॉमन है, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से राइस कॉमन मिला ना, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई अक्षर दो ऐसे मिलेंगे जो कि कॉमन रहेगा। तो कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, देखिए MI हमें कॉमन दिखाई, क्योंकि देखिए पहले वाले में MI है और दूसरे वाले में भी MI है, इसका मतलब कि राइस का जो कोड बनेगा ना वो MI बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, राइस जिस प्रकार कॉमन था, यदि राइस मिल गया कॉमन तो समझिए कि उनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन हमें जरूर मिलेगा। तो भाई MI कॉमन मिला था कोड में। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए कॉपी का रिलेशन 28-46 है, एप्स का रिलेशन 73-21 है, तो P का रिलेशन क्या बनेगा। P देखिए कॉमन चेक कर लीजिए ना, कॉपी में P है और एप्स में भी P है। अब इसका मतलब कि जब P कॉमन मिला तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लीजिए भाई। देखिए दो पहले वाले में भी है, दूसरे के वाले में 2, यानी P का कोड क्या होगा, 2 होगा, जो कि सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया भाई, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कुछ भाई जीके के और महत्वपूर्ण सवाल को हल कर लेते, इस टाइम हमें जीके ही क्वेश्चन अधिक पढ़ना है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बताइए। जैसे गंगा नदी बनाती है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48, तक टोक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों तक टोक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, तक टोक उत्सव, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, मांच निम्नलिखित में से किस राज्य के एक प्रमुख नृत्य है। तो साथियों मांच किस राज्य के एक प्रमुख नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश की है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। तो साथियों मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे, तो ये भरतनाट्यम के लिए जाने जाते थे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित नहीं है। भद्रा है भाई, दांडेली, अंसी भी है, नागर हो, लेकिन पेंच नहीं है भाई ये कर्नाटक में स्थित। तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो इसका निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया था, अलमाटी बांध का, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए, कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो साथियों कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, कल सुबाई चोटी, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है। बताइए एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील इनमें से कौन सी है, तो भाई कंवर झील है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आज के इस सेशन से भाई। पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये आपका टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त कि आज के सेशन से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर है आप सभी का कितना स्कोर रहा।
सभी दोस्त बताएंगे ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। यदि इन चारों सब्जेक्ट में आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों लगातार आपके लिए हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगातार करवा रहे हैं। आपके पास डेली क्लास करने जो हमने टेस्ट आपको प्रोवाइड करें उसको आप जरूर लीजिए। एक लेवल का क्वेश्चन उस टेस्ट में हमने आपके लिए रखा है भाई, बहुत अच्छी तरीके से। तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली मेहनत करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए हर एक क्वेश्चन कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। ओके, अपने ऊपर समय दीजिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं जो मेहनत करता है उसी का फाइनल सीट होता है। तो समय बहुत कम है, इसमें आप अधिक से अधिक अपने ऊपर समय दीजिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए, पेपर अच्छे से दीजिए, अच्छा स्कोर आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।